गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो एग्ज़ाम 15 अक्टूबर की पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके पूरे सोल्यूशन के बारे में 1 से लेके 100 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम जो है वो सोल्यूशन लेके आए हैं, हल करके लेके आए हैं आपके सामने। और एक एक प्रश्न को आप देखते जाइए कि उसका उत्तर क्या है। तो लेट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसका उत्तर है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ा। ठीक है, इसका भी आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, इसका उत्तर है नायलॉन बी। चौथा, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान में, पृथ्वी से दूरी, दबाव या वायु प्रदूषण पे, तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, उसके तापमान पे। ठीक। पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न ये है कि 5.21 इंटू 6.32, ये ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, -2.9272, इसका मान होगा क्या, तो पांचवे का उत्तर है ए, इसका उत्तर है ए 30। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आएगा 100। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति जो हैं वो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो सातवें प्रश्न का उत्तर है बी, ये है संख्या 20%। अब आते हैं आठवें प्रश्न पे। 5 परिणामों का औसत जो है 46 दिया है इस, और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा, तो आठवें प्रश्न का उत्तर है डी, इसका उत्तर होगा डी 50। नौवें प्रश्न पे आते हैं। अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44, इस प्रश्न का उत्तर है 14.26। 10 नंबर पे आते हैं। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा सेलुलोज। ठीक है, ए, 10 का ए। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, अवलंब अविलंब आधार विलोकित, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर होगा 11 का डी। 12 नंबर पे आते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची बताना है, तो इसमें इसका उत्तर है सी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। ठीक है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो विलोम बताना है, तो 13 का यहाँ पे आप देख सकते हैं नूतन का पुरातन होता है, क्या, नूतन का पुरातन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 13 का सी। अब आते हैं 14 नंबर पे। ख्याली पुलाव पकाना, इस मुहावरे का अर्थ यह है कि असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 का बी। 15 नंबर पे आते हैं। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महर्षि का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन पे ये बात की गई कि 16 से लेकर 17 तक आपको जो प्रश्न मिलेंगे ये पैराग्राफ बेस्ड हैं। ठीक है, इन पैराग्राफ को जो है वो पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। चूंकि मेरे को जो है वो जल्दी से आपको उत्तर बताने हैं, ये प्रश्न जो है ये पढ़ा जा चुका है, पैराग्राफ जा चुका है, और मैं डायरेक्ट आपको जो है इसका उत्तर बता रहा हूँ। तो देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न है, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो 16 नंबर का उत्तर है सी। ठीक है, सी। 17, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड, तो 17 नंबर का आंसर है फॉर बेटिंग। ठीक है, डी। 18 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट 18 का होगा सेटिस्फाई। ठीक है, डिसअपॉइंट का एंटोनिम सेटिस्फाई। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, इसको क्या बोलते हैं, 19 नंबर सी, लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, क्या, लेक्सिकोग्राफी, 19 का सी।
ओके, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो 20 का उत्तर है वह उसकी पत्नी होगी, सी। ठीक है, 20 का सी। 21 नंबर, इसमें जो है फाइंड ऑड वन आउट, असंगत अलग करना है। तो 21 नंबर में जो असंगत है वो है 21 का सी। ठीक। अ, क्यों? क्योंकि 27, 125 और 343 ये क्यूब हैं, जबकि 100 जो क्यूब नहीं है, केवल स्क्वायर है 10 का। ओके, 22 नंबर पे आते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 का सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, तो 22 नंबर का उत्तर है सी, शुक्रवार। ठीक है, इसका उत्तर है सी। 23 नंबर पे आते हैं। गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का जो है हमें सिनोनिम बताना है, तो 23 का उत्तर है इनकम्प्लीट। ठीक है, ए। 24 नंबर रीजनिंग से क्वेश्चन है। नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है, तो GATHER को कोड क्या होगा? तो 24 नंबर का उत्तर है सी, TBGRFH। 25 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य है, तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन क्या है? सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा ये निकलेगा कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका निष्कर्ष ये है कि इसका निष्कर्ष ही कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 25 का डी। आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो 26 प्रश्न का उत्तर है बी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो 27 वाले प्रश्न का उत्तर है चाइना। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये उत्तर है कोलकाता। ठीक है, तो उत्तर है ए। 29 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये देश है इजराइल। ठीक है, आंसर सी, 29 का सी। अब आते हैं 30 नंबर पे। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया? तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी, मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो, ध्यान दीजिए, बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 31 का आंसर है संस्कृति मंत्रालय, 31 का ए। 32 पे आते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो इसका नाम बताना है। तो 32 का आंसर है स्काई लाइट, ए। अब आते हैं 33 नंबर प्रश्न में। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नस्ली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर है अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, सी। 34 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये इसका उत्तर है गोवा, ए। 35 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यहाँ पे जो है कौन सा देश पड़ोसी देश नहीं है? तो 35 का आंसर है बी, यूएई, यूएई। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो 36 का आंसर है IIT मद्रास। अब आते हैं 37 पे। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्यों का नाम बताना है कि, तो 37 का आंसर है सी, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे राज्य बना था। 38 पे लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 38 का उत्तर है बी, 25 वर्ष। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 39 ए, 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली द्वीप, जो कि असम में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा पे।
41 पे आते हैं, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ठीक है, 41 सी, हंगेरियन फोरिट, हंगेरियन फोरिट। ठीक है, अब आते हैं 42 पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लौसाने में है। ठीक है, 42 का ए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, ए। 44 यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 44 क्वेश्चन जो है वो काफी कॉमन क्वेश्चन है। 44 ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको याद रखिए। ठीक है, 44 का ए है। अब आते हैं 44 पे, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 45 की बात की गई है, तो 45 नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से 50 पे। तो ये पैराग्राफ बेस्ड है, तो पैराग्राफ जो है पढ़ा जा चुका है, इस बेस पे जो उत्तर आए हैं। तो साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो 46 का उत्तर है ए, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, ए। 46 47 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो 47 का उत्तर है सी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज का विडंबनाओं विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ओके, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज, 48 का सी। 49 पे है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो 49 का भी आंसर होगा सी, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, तो 49 सी। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास बताता है, गरिमा बताता है, संस्कृति सभ्यता पूर्वजों के विचार अनुसंधान आज तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा ए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 55 पे, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी का पैरा दिया गया है। तो 51 नंबर पे आते हैं हम लोग। 51 नंबर, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो 51 का उत्तर होगा डी, इसके सभी उत्तर जो है वो सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, आते हैं 52 पे, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 52 का भी, सत्य के आराधना के अंतर्गत सत्य का साक्षात्कार है और हरि का मार्ग का पालन करते हैं, इसका उत्तर ये सभी हैं। गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो चिर स्थायी 53 का डी, क्षण भंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश इस पर 54 की हम बात करें तो सत्य की तलाश करने के लिए इसका आंसर होगा बी, श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। 55 पे बात करते हैं, जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? 55 इसका उत्तर है ए, संकटों के निमित्त नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं 56 पे। 56 जो है वो मैथ, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसके आधार पे जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 50 से लेके जो है वो 60 की बात करते हैं, तो 56 से 60 की बात करते हैं, तो 56 का उत्तर होगा 56 का बी, 0.6%। अब आते हैं 57 पे। 57 का उत्तर होगा 68.33। 58, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? तो 58 का उत्तर है सी, 26.66 लाख। 58 के बाद 59, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन के लिए कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना होगा? तो 59 का उत्तर है सी, 109:151, तो 59 का सी। अब आते हैं वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 60 का उत्तर होगा बी, 738.44 लाख। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से 70 के बीच में। तो 66 से जो 70 है उसमें ये आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ जो है बना हुआ है, ये लाइन ग्राफ है, और ये लाइन ग्राफ में जो कुछ डेटा दिए गए हैं उसके आधार पर ये प्रश्न है। तो अब चूंकि बात इसकी इसलिए किया जा रहा है कि ये मैथ के जो है वो टाइम लेंगे और जल्दी से जल्दी जो है प्रश्न के उत्तर जानने हैं,
इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप लोग जो है केवल आंसर जान लीजिए आज की डेट में, ठीक है। तो 66 जो है पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो 66 का उत्तर जो है वो हम लोग बात कर रहे थे 66 नंबर क्वेश्चन की। तो 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या जो 66 जो प्रश्न है उसका उत्तर है 5000, ठीक है ए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 67 पे। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज हुई? तो ये है ऑप्शन सी 2%। 2003 में कंपनी के काम करने वाले कर्मचारी की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत? इसका है 98%, बी। 69 की बात कर लें। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के अनुपात कितना है? तो ये है 9:9/13। इसका आंसर है डी। 70 किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम थी? तो ये इसका आंसर है 2002, सी। अब आते हैं 71 से 75। ये जो है वो बार ग्राफ दिया गया है और बार ग्राफ पे बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 71 जो है प्रश्न ये है कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म का औसत उत्पादन बिल्कुल बराबर था? तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2012 और 2017, ठीक है। अब आते हैं 72 नंबर पे। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 72 का आंसर है सी, 137.5, सी। 73 पे आते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 73 का आंसर है डी, 2017। अब आते हैं दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक था? 74 का भी उत्तर होगा डी, ठीक। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 75 का भी आंसर है डी, 25%। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 76 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो 76 आसान क्वेश्चन है, यह है राजगीर, बी। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवाना PM प्रियदर्शी भी था? तो ये जो है 77 नंबर क्वेश्चन सम्राट अशोक को बोला जाता था, ए। 78 संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय किसके समय पे ये बहुत लोकप्रिय था? तो 78 का आंसर है शाहजहां, ठीक है, ए। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 79 नंबर क्वेश्चन है, ए, ताम्रपाषाण, ठीक है, ए, कैल्कोलिथिक। 80 भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 80 प्रश्न का उत्तर है सी, विनोबा भावे। अब आते हैं 81 दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो 81 प्रश्न का उत्तर है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, ए। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? ठीक है, तो 82 जो है उसका उत्तर है मुगल सम्राट, ठीक है, 82, बी। अब आते हैं 83 पे। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ध्यान दीजिए, बंबई से सिंध प्रांत के निर्माण की बात की जा रही है। तो 83 का उत्तर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आते हैं 84 पे। 84 प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, 84, ए। अब आते हैं 85 पे। राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? 85 का आंसर है फ्रांसीसी क्रांति, 85 का डी। 86 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो 86 का उत्तर है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच GMT आगे है, कितने घंटे आगे? तो 87 का उत्तर है बी, 5.5 घंटे। अब आते हैं 88। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? 88 का आंसर है पानी की उपलब्धता। 89 पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किनके बीच में स्थित है?
तो नेपाल और तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत 89 का बी। अब आते हैं 90 नंबर प्रश्न पे। 90 नंबर प्रश्न हमारा यह है कि भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो 90 का उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, 91 का ए। अब हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ठीक, तो 92 का उत्तर है डी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, पिड़कनाशी। ठीक है, यह सभी 92 का डी। 93 की चर्चा कर लेते हैं 93। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? तो 93 का उत्तर है डी, कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक। अब आते हैं 94 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो 94 का है वैधानिक निगम। ठीक है, स्टेटरी कॉरपोरेशन। 95 की बात करते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 95 का उत्तर है राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ठीक है, 96 का उत्तर होगा यहाँ पे बताना है कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो ये है सिडबी। ठीक, अब बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न की। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन में काम करता है? तो 97 का उत्तर है यहाँ पे प्रश्न पूछा ये गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन में? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक, या नन ऑफ दीज। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 97 का सी। 98 निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ठीक है, तो 98 का उत्तर है संसद, ए। अब बात करते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में 124, 99 का डी। 100 नंबर की बात करते हैं के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिसमें रिट पिटीशन फाइल की जाती है। तो ये जो थे 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों के उत्तर थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो है वो ये अच्छा लगा होगा। जिन प्रश्नों के उत्तर में त्रुटि होगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।